हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है न्यू एंड ड्रॉ ऑन नेपाल इंडिया टाइज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द विजिट ऑफ नेपाल फॉरेन मिनिस्टर शिशिर खयाल टू दिल्ली which followed right after the visit of Nepal's new ruling party RSP's president राबी लैम्पशने। कह रहा है कि नेपाल फॉरेन मिनिस्टर शिशिर खयाल का दिल्ली में जो विजिट है, जो कि नेपाल के जो नए रूलिंग पार्टी आरएसपी के प्रेसिडेंट राबी लाशमे हैं, उनकी विजिट के तुरंत बाद हो रहा है। एंड अहेड ऑफ अ प्रपोज्ड विजिट बाय द न्यू फाइनेंस मिनिस्टर स्वर्णिम वागले, और जो नेपाल के नए फाइनेंस मिनिस्टर स्वर्णिम वागले हैं, उनकी विजिट से बस पहले हो रहा है। सिग्नल्स, ये एक तरीके से सिग्नल देता है एन इंटेंस आउटरीच बिटवीन दिल्ली एंड काठमांडूज न्यू लीडरशिप, कि दोनों ही देश की जो लीडरशिप है, नेताएं हैं, पार्टियां हैं, वो एक तरीके से कोशिश कर रही हैं कि संबंध को सुधारा जाए। मिस्टर ख्याल हैड मेट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर इन अप्रैल। कह रहा है कि मिस्टर खनाल ने हमारे जयशंकर, जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, अप्रैल से उनकी मुलाकात हुई थी। ऑन द साइडलाइंस ऑफ एन इंडियन ओशन रीजनल कॉन्फ्रेंस इन मॉरिशस, और ये मुलाकात जब इंडियन ओशन रीजनल कॉन्फ्रेंस मॉरिशस में हो रही थी, तो उसी से लगी हुई मीटिंग ये भी हो गई थी। मतलब साइडलाइन, मतलब मेन मुख्य जो मीटिंग थी वो कॉन्फ्रेंस क्या थी, इंडियन ओशन रीजनल कॉन्फ्रेंस थी, मगर बगल में ही ये नेपाल और इंडिया ने ही मुलाकात कर ली थी। बट दिस वॉज हिज फर्स्ट विजिट टू इंडिया सिंस द आरएसपी एंड न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बैलेन शाह टुक पावर आफ्टर द जेनजी प्रोटेस्ट। कह रहा है कि ये पहली विजिट होगी जब से आरएसपी पावर में आई है और प्रधानमंत्री बालेन शाह पावर में आए हैं नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट के बाद। द मीटिंग्स, कह रहा है कि ये जो मीटिंग्स हुई थी, अ लीड अप टू एन एक्सपेक्टेड इंडिया विजिट बाय मिस्टर शाह। मतलब मिस्टर शाह जो प्रधानमंत्री हैं नेपाल के, ये एक्सपेक्टेड था कि वो भारत का दौरा करेंगे। उससे पहले होने वाले जितने भी महत्वपूर्ण काम थे, लीडअप का मतलब होता है किसी मुख्य काम के होने से पहले कुछ और चीज़ों का होना, एक तरीके से तैयारी का होना। तो ये जो मीटिंग से एक तरीके की तैयारी थी कि मिस्टर शाह जो है वो भारत को विजिट करेंगे। इंडिकेट अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू बिल्डिंग टाइज। कह रहा है कि ये दर्शाता है कि दोनों ही देश एक एक स्टेप वाली अप्रोच को लेकर अपनी जो रिश्ते हैं उसको दोबारा से ठीक कर रहे हैं। विद दिल्ली लेइंग आउट द रेड कारपेट फॉर मिस्टर लैम्पशने। कह रहा है कि दिल्ली साथ ही साथ उसके जो मिस्टर लैम्पशने आ रहे हैं उनके लिए रेड कारपेट बिछा दिया है। हु मेट विद टॉप फंक्शनरीज ऑफ द बीजेपी, जो कि बीजेपी के 4 जो टॉप नेता हैं, जो पूरी बीजेपी को का कार्यभार चलाते हैं, उनसे वो मिले। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिले, होम मिनिस्टर शाह जी से मिले, एंड मिस्टर जयशंकर जी से मिले, एंड द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोवाल जी से मिले। These meetings came just after Mr. Shah's address to his parliament where he accused India of occupying parts of Nepal। कह रहा है कि ये मीटिंग्स तब आई जब मिस्टर शाह ने अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर भारत के ऊपर ये आरोप लगाया था कि भारत ने नेपाल के कुछ पार्ट्स को ऑक्युपाई कर रखा है, उसके ऊपर कब्जा कर रखा है। While also claiming that Nepal is in control of parts of इंडियन टेरिटरी, और साथ ही साथ पार्लियामेंट में ये भी क्लेम किया कि नेपाल के पास भारतीय टेरिटरी का कुछ कंट्रोल है, मतलब नेपाल ने भी कुछ कब्जा कर रखा है, जिनकी बड़ी आलोचना हुई थी इस चीज़ को लेकर, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं। एंड मच टू न्यू दिल्लीज आउटरेज। आउटरेज का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा, और न्यू दिल्ली को और ज़्यादा गुस्सा करते हुए एडेड दैट नेपाल वॉज इन टच विद द यूके। उन्होंने ये बात को और बताया कि नेपाल जो है वो यूनाइटेड किंगडम के साथ टच में है और चाइना के साथ टच में है इस इशू के ऊपर, जबकि वो किसी के साथ भी टच में रहे, इसका कुछ होने वाला नहीं है। सच कमेंट्स बाय मिस्टर शाह, इस तरीके के जो कमेंट्स उनकी तरफ से आए, एंड हिज डिसीजन टू स्टिक टू प्रोटोकॉल, और उनका ये जो डिसीजन था कि वो उस प्रोटोकॉल से, जो नियम है, उससे वो जुड़े रहेंगे। एंड रिफ्यूज अ मीटिंग विद इंडियाज फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री, और उन्होंने भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिश्री, उनसे मिलने के लिए मना कर दिया, क्योंकि उनको ये लगा
कि एक प्रधानमंत्री से मिलने से एक प्रधानमंत्री ही आ सकता है, फॉरेन सेक्रेटरी की जरूरत नहीं है। उनको विक्रम मिश्री का पद कम लगा, इस वजह से उन्होंने ये प्रोटोकॉल तोड़ने से मना कर दिया। नो डाउट रफल्ड फेदर्स। रफल्ड फेदर्स का मतलब होता है लोगों को नाराज करना या अपसेट करना। तो कह रहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसने भारत को एक तरीके से नाराज किया। एंड मिस्टर लैम्शेन्स फर्स्ट टास्क वॉज टू स्मूथ फीलिंग्स ऑन द इशू। कह रहा है कि लैम्शेन का पहला काम इस मुद्दे पर पैदा हुई जो नाराजगी है दोनों देशों के बीच और तनाव है उसको कम करना था। इन अ मीडिया मीट, कह रहा है एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में मिस्टर खनाल ऑल्सो सॉट टू डिफ्यूज द टेंशन। इन्होंने भी एक तरीके से कोशिश करी कि तनाव को कम किया जाए। सजेस्टिंग दैट द नेपाल गवर्नमेंट वॉज कमिटेड टू टर्निंग अ पेज इन नेपाली पॉलिटिक्स। कह रहा है कि इससे ये दर्शाता है कि नेपाल की जो गवर्नमेंट है वो कमिटेड है कि जो नेपाली पॉलिटिक्स है उसको चेंज किया जाए, है ना, उसको पूरी तरीके से बदला जाए। एंड कास्टिंग असाइड ओल्ड बैगेज विद इंडिया, और जो भारत के साथ पुरानी जो डिस्प्यूट है, विवाद है, कड़वाहट है, ओल्ड बैगेज का मतलब जो पुराने कड़वाहट है उसको ख़त्म किया जाए, किनारे किया जाए। द MEA रिजेक्टेड एनी रोल फॉर अ थर्ड पार्टी इन नेगोशिएशन। MEA ने भारत की पूरी तरीके से नकार दिया था कि किसी तरीके का थर्ड पार्टी इस नेगोशिएशन बातचीत में नहीं आई है, पर्टिकुलरली खासकर चाइना। गिवन दैट मिस्टर खनाल्स नेक्स्ट विजिट इज टू बीजिंग, क्योंकि जो मिस्टर खनाल की जो अगली यात्रा है वो बीजिंग होने वाली है। नो डाउट द टेरिटोरियल इशू ओवर द लिम्फियाधुरा एंड लिफुलोक विल हीट अप अगेन दिस समर एज इंडिया सेंड्स मोर ग्रुप ओवर द बॉर्डर एरियाज विच काठमांडू क्लेम्स। कह रहा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो टेरिटोरियल इश्यूज हैं, जो ज़मीनी मुद्दे हैं, मतलब जो ज़मीन के समस्याएं हैं, लिम्पियाधुरा और लिपू लेक के ऊपर, ये जो इशू है फिर से गर्माएगा जब भारत अपने और ट्रूप्स भेजेगा गर्मी के समय में, जब कैलाश फॉर द कैलाश मानसरोवर यात्रा तिब्बत, जब कैलाश यात्रा हो रही होगी मानसरोवर से तिब्बत तक। एक्चुअली क्या है कि नेपाल के साथ हमारी जो हमारा कुछ नहीं है, जो नेपाल क्लेम करता है लिपू लेक और लिम्फियाधुरा में, वहाँ से ये मानसरोवर वाली यात्रा होती है। तो ना चाइना उसमें ऑब्जेक्शन करता है ना भारत के, तो है ही। तो अब नेपाल कहता है कि यार इस रास्ते से मत जाओ, क्यों? क्योंकि ये हमारा है। अब इनके मतलब ख्वाब बड़े बड़े हैं। द एजेंडा बिटवीन इंडिया एंड नेपाल इज एट प्रेजेंट टू ब्रॉड एंड टू डीप। कह रहा है कि जो मुद्दे भारत और नेपाल के बीच में हैं वो बहुत ज़्यादा व्यापक और बहुत ज़्यादा गहरे और जटिल हैं। फ्रॉम बॉर्डर मैनेजमेंट, कह रहा है कि बॉर्डर मैनेजमेंट से लेके एंड रीनेगोशिएटिंग वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट, जो हम लोग वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है भारत और नेपाल का, उसको दोबारा से ये रीनेगोशिएट करना चाहते हैं, फिर से उसके ऊपर बात करना चाहते हैं, टू इंफ्रास्ट्रक्चर तक। ट्रेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड एनर्जी शेयरिंग टू बी डिरेल्ड एट दिस पॉइंट। कह रहा है कि भारत और नेपाल के बीच में जो ट्रेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, एनर्जी शेयरिंग चल रही है इलेक्ट्रिसिटी की और भी चीज़ों की, वो इस पॉइंट में आकर बाधित हो सकते हैं, रुक सकते हैं, डिरेल्ड हो सकते हैं। वाइल नेपाल्स न्यू गवर्नमेंट में बी ग्रांटेड सम लीवे फॉर अर्ली मिस स्पीकिंग। कह रहा है कि जबकि नेपाल की जो नई गवर्नमेंट है उसको कुछ छूट दी जा सकती है। लीवे का मतलब होता है थोड़ी सी छूट या थोड़ी सी फ्रीडम दी जा सकती है, जो इन्होंने पहले जितनी भी उलपटांग भारत के लिए बातें बोली। काठमांडू एंड दिल्ली मस्ट ट्रेड केयरफुली इन देयर वर्ड्स एंड स्टेप्स। ट्रेड का मतलब होता है बहुत सावधानी से आगे बढ़ना। कह रहा है कि काठमांडू और न्यू दिल्ली को बहुत सावधानी से अपने शब्दों का चयन करना चाहिए और कदम उठाना चाहिए। एनी इंडिकेशन फ्रॉम काठमांडू दैट इट इज़ कैवेलियर अबाउट इंडियाज पोजीशन इन द रीजन। कह रहा है कि अगर कोई भी इंडिकेशन हुआ काठमांडू की तरफ से, नेपाल की तरफ से, कि भारत को वो इस साउथ एशियन रीजन में बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहा है, कैवेलियर मतलब बहुत लापरवाही की तरह ले रहा है, केयरलेस होकर ले रहा है, और फ्रॉम दिल्ली दैट इट सीक्स टू इंटरफेयर विद द न्यू गवर्नमेंट वर्किंग, या फिर ऐसा हुआ कि न्यू दिल्ली जो है वो जो नई गवर्नमेंट नेपाल में बनी है उसमें इंटरफेयर कर रही है, उसमें एक तरीके से अपना दखल दे रही है। कुड सेट ऑफ द सेम साइकिल ऑफ मिस्ट्रेस दैट हैव डॉज्ड द रिलेशनशिप। तो फिर जो मिसट्रस्ट की साइकिल थी, मतलब अविश्वास था दोनों देशों के बीच में,
वो दोबारा से सेट ऑफ हो जाएगा, दोबारा से शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से काफ़ी समय तक हमारी जो रिलेशनशिप थी उसमें परेशानियां बनी रही। डॉज का मतलब होता है जो लगातार परेशान करता रहे, दैट हैव डॉज द रिलेशनशिप। पर्टिकुलरली खासकर सिंस द नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन फ्रिक्शन एंड ट्रेड ब्लॉकेड फ्रॉम इंडिया इन 2015, और खासकर इसलिए कि जो नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर भारत का विवाद हुआ था और दोनों ही देशों के बीच में जो ट्रेड था वो रुक गया था 2015 में। इस वजह से हमारे रिलेशनशिप पहले भी खराब रहे थे, और अगर फिर से कुछ ऐसा होता है कि काठमांडू भारत को सीरियस नहीं लेता है या फिर भारत जो है वो इनकी गवर्नमेंट में इंटरफेयर करने की कोशिश करता है, तो फिर से जो रिश्ते हैं वो खराब हो सकते हैं। While the Modi's government diplomatic tasks have been made more complex by youth protest, कह रहा है कि मोदी की जो गवर्नमेंट है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, उनका ये जो डिप्लोमेटिक टास्क है, जो उनका काम है, वो और भी ज़्यादा जटिल हो गया है क्योंकि यूथ ने प्रोटेस्ट किया है दैट हैव डिसलॉज्ड एंट्रेंस्ड पावर स्ट्रक्चर्स, जिसने पहले से बैठी जो सत्ता थी दूसरे देशों में उनको हटा दिया है। इंट्रेंस्ड का मतलब होता है मजबूती से जो वहाँ पे सरकारें थी उनको डिसलॉज कर दिया है, हटा दिया है। कहाँ पर? मालदीव में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, नेपाल में। दिस में ऑल्सो बी एन इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी टू रीवर्क इट्स डिस्कोर्स, कह रहा है कि भारत के पास फिर से एक बहुत अच्छा अवसर है कि वो दोबारा से बातचीत करें इन देशों के साथ, दोबारा से अपने रिश्ते को फिर से ठीक करने की कोशिश करें। एंड पार्टनरशिप फ्रेमवर्क विद स्मॉलर, और जितनी भी पार्टनरशिप है इन छोटे छोटे देशों को उसके साथ मतलब एक तरीके से ठीक करने की कोशिश करें। येट इंपॉर्टेंट नेबर्स इन साउथ एशिया, कह रहा है कि वो छोटे देश तो हैं लेकिन साउथ एशिया में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेबर्स हैं। Which of the following best describe the core purpose of the consecutive high-level visits from Kathmandu's new leadership to New Delhi? कह रहा है कि सबसे ज़्यादा कोर पर्पस क्या है, एक तरीके से कोर ऑब्जेक्टिव क्या है जो लगातार काठमांडू की तरफ की जो न्यू लीडरशिप है उसकी बार बार न्यू दिल्ली में हाई लेवल विजिट हो रही है। टू फॉर्मलाइज न्यू रीजनल सिक्योरिटी पैक्ट्स विद इंडिया इन ऑर्डर टू काउंटर ग्रोइंग डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री प्रेशर फ्रॉम चाइना एंड यूनाइटेड किंगडम, कह रहा है एक तरीके से नए रीजनल सिक्योरिटी पैक्ट जो है वो इंडिया के साथ बनाने के लिए, ताकि जो लगातार डिप्लोमेटिक और मिलिट्री प्रेशर पड़ रहा है चाइना और यूनाइटेड किंगडम के साथ वो उसको काउंटर कर सकें। ऐसा नहीं है, पैसेज के हिसाब से तो नहीं है, मगर फ्यूचर यही है। जब चाइना इनके ऊपर कंट्रोल लेना स्टार्ट करेगा ना, तब ये श्रीलंका की तरह भाग के भारत के पास आएंगे। टू मैनेज द डिप्लोमेटिक फॉल आउट कॉज्ड बाई डोमेस्टिक पॉलिटिकल रिहेटोरिक एंड रीकैलिब्रेट द फाउंडेशनल टर्म्स ऑफ बायलैटरल कोऑपरेशन, कह रहा है कि जो द्विपक्षीय रिश्ते खराब हो गए थे लगातार पॉलिटिकल बयानबाजी करने से, क्योंकि उधर भारत की तरफ से कभी हुई नहीं, वही लोग बयानबाजी करते हैं, तो लगातार जो इन्होंने बयानबाजी करी उसकी वजह से, और दोबारा से जो हमारे फाउंडेशनल टर्म्स हैं, एक तरीके से फाउंडेशनल मुख्य पॉइंट्स हैं कि किस तरीके से हम बायलैटरल कोऑपरेशन को सही करें, उसको दोबारा से रिकैलिब्रेट करने की ज़रूरत है, दोबारा से जांचने परखने की ज़रूरत है। तो बी जो है एकदम सही है। टू डिमांड द री रेगुलेशन ऑफ वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट्स एंड बॉर्डर मैनेजमेंट प्रोटोकॉल बिफोर द समर पिलग्रिमेज सीजन बिगिंस, कह रहा है कि ये इसलिए हो रहा है ताकि वो वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट दोबारा से री नेगोशिएट करा सकें और जो बॉर्डर मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है उसको सही से कर सकें। ये जो यात्रा होने वाली है समर की उससे पहले, इससे कोई मतलब ही नहीं है। उनका समस्या ये है कि वो उनको पता नहीं किसने समझा दिया है कि वो लीपू लेक उनका है, तो उनको लगता है वो उन्हीं का है, तो ऐसा नहीं। टू सीक फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट टू स्टेबलाइज नेपाल्स इकोनॉमी फॉलोइंग इंटेंस डोमेस्टिक यूथ लेड प्रोटेस्ट, कह रहा है कि भारत के साथ एक तरीके से फाइनल असिस्टेंस चाहते हैं, हेल्प चाहते हैं भारतीय गवर्नमेंट की, ताकि जो नेपाल की इकोनॉमी है उसको वो स्टेबलाइज कर सकें। ऐसा नहीं है, तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। What does the author imply could be a primary catalyst for reviving historical cycle of mistrust between India and Nepal? कह रहा है कि ऑथर क्या समझता है कि सबसे ज़्यादा ऐसा क्या कैटलिस्ट हो सकता है, ऐसा क्या चीज़ हो सकती है जो भारत और नेपाल के बीच में जो मिसट्रस्ट है, अविश्वास, इसको दोबारा से स्टार्ट कर दे। अ टर्मिनेशन ऑफ क्रॉस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी शेयरिंग प्रोजेक्ट, ऐसा नहीं है भाई। क्रॉस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर ख़त्म भी कर देंगे, एनर्जी शेयरिंग ख़त्म कर देंगे, तो उससे दोबारा से अविश्वास कैसे पैदा हो सकता है, ऐसा नहीं।
and over reliance by the new Nepalese regime on youth led political factions that openly oppose traditional South Asian diplomatic protocols. कह रहा है कि जो नेपालीज गवर्नमेंट है, जो रिजीम है, वो बहुत ज़्यादा ओवर रिलाई कर रही है उन यूथ के ऊपर जो कि खुलेआम तरीके से जो साउथ एशियन डिप्लोमेटिक के प्रोटोकॉल्स हैं, नियम है, उसका विरोध करते हैं। तो ऐसा भी नहीं है। The militarization of border checkpoints along the Limphia, Dhura and Lipu Lake sector during the summer season. कह रहा है कि जो भारत मिलिट्राइजेशन करने जा रहा है चेक पॉइंट्स में लिम्पिया, धूरा और लिपू लेक में समर के समय, इससे ऐसा हो सकता है। ऐसा नहीं है, मतलब अभी मिलिट्राइजेशन की बात तो नहीं आई है। ये बोला कि ग्रुप भेजेंगे लो जो यात्रा हो रही है उनकी सिक्योरिटी के लिए। ये नहीं बोला है कि हम लोग चेक पॉइंट वहां पे मिलिट्राइजेशन करने जा रहे हैं। अ परसीव डिसरिगार्ड फॉर इंडिया रीजनल इन्फ्लुएंस बाय काठमांडू और एनी एक्शन फ्रॉम न्यू दिल्ली इंटरप्रेटेड एज अ मेडलिंग इन नेपाल गवर्नमेंट। हाँ, कह रहा है कि अगर काठमांडू भारत का रीजनल इन्फ्लुएंस को नकारता है, डिसरिगार्ड करता है, और या फिर न्यू दिल्ली जो है वो नेपाली गवर्नमेंट के मामले में इंटरफेयर करती है, मेडल करती है, तो जो अविश्वास है दोबारा से शुरू हो सकता है। तो बिल्कुल सही है, डी हमारा करेक्ट आंसर है। बेस्ड ऑन द पैसेज, हाउ हैज न्यू दिल्लीज ब्रॉडर डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी इन साउथ एशिया बीन रीशेप्ड बाय रीसेंट डोमेस्टिक चेंजेस इन इट्स नेबरिंग कंट्रीज। कि किस तरीके से भारत की जो डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी है साउथ एशिया में वो फिर से चेंज हो गई है, क्योंकि डोमेस्टिक चेंजेस आए हैं नेबरिंग कंट्रीज में। मतलब वहाँ पे जो सरकारें बदली हैं उसकी वजह से भारत को अपनी डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ रही है। इट हैज़ फोर्स्ड इंडिया टू आइसोलेट इट्स स्मॉलर नेबर। उसने इंडिया को मजबूर किया है कि वो उसके जो छोटे छोटे नेबर है उसको आइसोलेट करे, अलग थलग करे, नहीं। इट हैज़ ट्रिगर्ड अ कोलैप्स ऑफ ऑल बायलैटरल टाइज ड्यू टू द रिमूवल ऑफ लीडरशिप। एक तरीके से शुरुआत हो गई है हमारे सारे द्विपक्षीय टाइज के कोलैप्स की, क्योंकि सबका जो लीडरशिप है वो ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। इट हैज़ प्रेजेंटेड अ कॉम्प्लेक्स रीजनल इन्वायरमेंट दैट साइमल्टेनियसली ऑफर्स एन ओपनिंग टू मॉडर्नाइज टाइज। हाँ, एक तरीके से बड़ा ही जटिल रीजनल इन्वायरमेंट तैयार हो गया है, साथ ही साथ वो हमको एक अपॉर्चुनिटी भी देता है कि हम अपनी टाइज को, रिश्तों को दोबारा से ठीक कर सके, मॉडर्नाइज कर सके। तो सी सही है। इट हैज़ लेड न्यू दिल्ली टू अमेंडन इट्स ट्रेडिशनल प्रोटोकॉल रूल्स वेल डीलिंग विद द न्यूली अटेंड। सी हमारा करेक्ट आंसर है। कैवेलियर का क्या मतलब है? डिसमिसिव, ट्रेचरस, सबमिसिव, एग्रेसिव। एग्रेसिव मतलब आक्रामक, सबमिसिव बहुत ज़्यादा पालनकारी, बहुत ज़्यादा दूसरों के सामने झुकने वाला, ट्रेचरस मतलब धोखेबाज, डिसमिसिव मतलब गंभीरता से ना लेना, बहुत ज़्यादा महत्व ना देना। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। पैसेज की टोन क्या है? अलार्मिस्ट है, बहुत चेतावनी वाली है। चेतावनी वाली तो नहीं है, बहुत ज़्यादा चेताया तो नहीं है। ऑब्जेक्टिव, हाँ बहुत से ऑब्जेक्टिव है, बहुत से तथ्य सामने रखे हैं, ऐसा होगा तो ऐसा हो रहा है, उनकी विजिट यहाँ पे हो रही है, ट्रेड बंद हुआ रखा है, अब ये चाइना जाएंगे, इसका प्रभाव भारत पे इसमें नहीं पड़ रहा है। तो बहुत सी डेटा की बात हुई है, तो ऑब्जेक्टिव ठीक है। एग्रेसिव टोन भी नहीं बोलेंगे, एंथुजियास्टिक, उत्साह वाली नहीं, तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये है आज का क्लोज टेस्ट। एक बार पढ़ के देखो समझ में आ रहा है कि नहीं। Have you ever wondered whether face masks dash your identity better than sunglasses? The answer might surprise you. In an interesting post on X, neurologist Dr. Sudhir Kumar asked his followers which of the two is more effective in masking face identity, sunglasses or the face masks. कह रहा है क्या तुमने कभी ये सोचा है कि ऐसा क्या होगा फेस मास्क या सनग्लासेस में, दोनों में से, कि जो तुम्हारा चेहरे की जो आइडेंटिटी है कौन बेहतर तरीके से छुपा सकता है। कह रहा है इसका जो आंसर है वो आपको सरप्राइज कर देगा। कह रहा है कि एक इंटरेस्टिंग पोस्ट जो कि ट्विटर में की गई थी एक न्यूरोलॉजिस्ट द्वारा जिनका नाम था डॉक्टर सुधीर कुमार, उन्होंने अपने फॉलोवर से ये पूछा विच ऑफ द टू इज़ मोर इफेक्टिव, कि इन दोनों में से सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन है आपकी आइडेंटिटी, जो फेस आइडेंटिटी है उसको छुपाने में, सनग्लासेस या फिर फेस मास्क। दिस इज बेस्ड ऑन अ 2023 स्टडी, ये 2023 स्टडी के ऊपर है। क्या होना चाहिए यहाँ पे? फेस मास्क, मास्क की योर आइडेंटिटी, ऑब्फस्किएट, कंसील, सप्रेस। मास्क का मतलब है आपने कवर करना या किसी चीज़ को छुपाना, यहाँ मीनिंग आ नहीं रहा है वैसे, और उसको यूज़ भी हम नहीं करेंगे क्योंकि इससे अच्छे बेटर ऑप्शन है यहाँ पर। ऑब्फस्किएट का मतलब होता है कंफ्यूज करना या फिर किसी चीज़ को जानबूझकर उलझाना, नहीं। कंसील का मतलब होता है किसी चीज़ को हाइड करना, ठीक है, लोगों की नज़रों से छुपाना या बचाना।
सप्रेस का मतलब नहीं होता, सप्रेस का मतलब है प्रिवेंट या फिर रोकना। तो बेस्ट क्या होगा, कंसील। फेस मास्क कंसील योर आइडेंटिटी बेटर देन सनग्लासेस। Where researchers aim to find out how face identification performance was affected by both type of face dash। कह रहा है कि जहाँ उस स्टडी में रिसर्चर्स ने ये कोशिश करी थी पता लगाने की कि इन दोनों में से जो ये फेस, चाहे वो मास्क हो गया, सन ग्लासेस हो गया, ये किस तरीके से हमारी आइडेंटिटी को छुपाते हैं। ठीक है, क्या होना चाहिए, फेस कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज का मतलब होता है अपना भेष बदल कर छुपे रहना, जैसे आर्मी यूज़ करती है कैमोफ्लाज का, कुछ जानवर भी है यूज़ करते हैं। सब्टरफ्यूज का मतलब होता है धोखा या बहाना या कोई ट्रिक। डिस्गाइज का मतलब होता है भेष बदलना। किस तरीके से ये जो भेष बदलना या फिर चेंज अपीयरेंस को चेंज करना होता है, किस तरीके से ये हमारी आइडेंटिटी के ऊपर प्रभाव डालता है, हो सकता है। फेकेड का मतलब होता है जो सामने का पोर्शन होता है उसको भी फेकेड बोलते हैं, या फिर जो दिखावटी रूप होता है, दिखावटी चेहरा होता है। एक तरीके से जो लोग मतलब बहुत खुश दिख रहे हैं अंदर से दुखी हैं, इस तरीके की मीनिंग आती है। तो यहाँ पे ये मीनिंग नहीं है। बेस्ट क्या है, डिस्गाइज है। बाई बोथ टाइप ऑफ फेस डिस्गाइज, की जो अलग तरीके के दोनों ही एक तरीके से अपीयरेंस है अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए। दे मेंशन, उन्होंने बताया था, टू समराइज we found that both face masks and sunglasses impaired face identification but in different manners। उनका कहना था कि दोनों ही, चाहे वो फेस मास्क हो गए, सन ग्लासेस हो गए, वो हमारी आइडेंटिफिकेशन को कमज़ोर तो करते हैं, इम्पेयर करते हैं, मतलब छुपाते तो हैं, मगर अलग अलग तरीके से। द स्टडी फर्दर स्टेटेड सन ग्लासेस लेड टू स्ट्रॉन्गर दैन फेस मास्क डिड लोअरिंग सेंसिटिविटी बाई 50% ऑन एवरेज। स्टडी का ये कहना था कि जो सन ग्लासेस हैं वो हमारे आइडेंटिफिकेशन को ज़्यादा मजबूती तरीके से छुपाते हैं बजाय फेस मास्क के। लगभग 50% जो है वो सेंसिटिव होते हैं, मतलब हमारी जो आइडेंटिफिकेशन होता है उसको छुपा देते हैं। सन ग्लासेस लेड टू स्ट्रॉन्गर डैश दैन फेस मास्क। क्या होना चाहिए, डिटोरिएशन का मतलब होता है जो लगातार खराब होता जा रहा है, कोई मतलब आ रहा है नहीं। डेट्रीमेंटल सुना है, इट इज़ डेट्रीमेंटल टू हेल्थ। तो डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हार्मफुल। इम्पेयरमेंट का मतलब होता है जिसकी क्षमता में कमी आ जाए। सन ग्लासेस लेड टू स्ट्रॉन्गर इम्पेयरमेंट देन फेस मास्क, मगर वो मतलब जो सन ग्लासेस है वो ज़्यादा एक तरीके से क्षति या फिर हमारी आइडेंटिफिकेशन को छुपा देता है फेस मास्क के मुकाबले में, हो सकता है ये। डिग्रेडेशन तो सबको पता होगा, तो ये बेस्ट नहीं है। यहाँ पे क्या है, इम्पेयरमेंट। डॉक्टर जगदीश जे हिरेमथ, मेडिकल डायरेक्टर एट आसरा हॉस्पिटल, एलोबरेट sunglasses hinder facial recognition to a greater extent than face masks, primarily due to their dash of the eyes। कह रहा है कि जो सन ग्लासेस हैं वो ज़्यादा हद तक हमारी आइडेंटिफिकेशन को छुपाते हैं फेस के मास्क के मुकाबले, क्योंकि जो हमारी आंखें हैं वो एक तरीके से क्या पैदा कर रही है, बाधाएं पैदा कर रही हैं। मीनिंग आ रहा है ना। ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। इम्पिडेंस का मतलब होता है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, यहाँ पे मीनिंग नहीं आएगा। बैरिकेड, जो बैरिकेड पुलिस वाले लगाते हैं, फिजिकल बैरिकेड। एम्बार्गो का मतलब होता है ट्रेड पर बैन लगाना, प्रतिबंध लगाना। तो बेस्ट क्या होगा यहाँ पे, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द आईज। द आईज अलॉन्ग विद द आईब्रोज एंड सराउंडिंग एरियाज डैश क्रूशियल फीचर्स दैट आर ब्रेन यूटिलाइज फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड मेमोरी ऑफ फेसेस। कह रहा है हमारी जो आईज हो गई, आईब्रोज हो गई, उसके अगल बगल कान नाक सब हो गया, ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट फीचर्स है हमारे फेस का, जिसकी वजह से ब्रेन जितने भी हैं लोग हमको देख रहे हैं वो हमको पहचानते हैं और हमारे फेस को याद रखते हैं। ठीक है। इन कंट्रास्ट ही एड फेस मार्क्स टिपिकली कवर द लोअर पार्ट ऑफ द फेस विच वाइल स्टिल कंट्रीब्यूटिंग टू रिकॉग्निशन इज लेस एसेंशियल देन द आई रीजन। कह रहा है कि इसके विपरीत जो फेस मार्क्स है वो हमारे सिर्फ लोअर पार्ट ऑफ द फेस को कवर करता है, हमारे मुंह को कवर करता है, जो कि रिकॉग्निशन में काम तो आता है फिर भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि आई रीजन वाला है, क्योंकि आई रीजन से हम लोग ज़्यादा समझते हैं। रीजन का मतलब जो हमारे ऊपर वाला फेस है। Studies have demonstrated a significant decrease in facial recognition accuracy when the eye region is obscured, highlighting its pivotal role in this process। कह रहा है कि शोधों ने ये बताया है
कि जो बहुत ज़्यादा अगर जो फेशियल रिकॉग्निशन एक्यूरेसी है वो कम हो जाती है जब हम आई वाले रीजन को छुपा देते हैं, जिसकी वजह से ये पता चलता है कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है इस रीजन का इस पूरे प्रोसेस में। ठीक है, क्या होना चाहिए यहाँ पे, इज आर हैव वर, वर का कोई मतलब नहीं है, हैव क्या आएगा, क्या द आईज, देखो द आईज यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, अलॉन्ग विद, ये तो उस एक एडिशनल बात की गई है, इसके हिसाब से वर्ब नहीं आएगी, वर्ब आएगी किसके हिसाब से, इस सब्जेक्ट के हिसाब से। आइज क्या है, प्लूरल है, प्लूरल वर्ब चाहिए, इज नहीं होगा, हैव का यहाँ कोई मतलब नहीं है, तो आर जो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये है पैराजम्बल, S1 फिक्स है, S6 फिक्स है। एक बार आप वीडियो को पॉज करो, तब तक मैं ऑप्शन लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो ठीक है, आपने पढ़ लिया होगा सारे सेंटेंस, एक बार खुद से अरेंज कर लो, अब ये ऑप्शन भी दिए हुए, एक बार मैच कर लो। ठीक है, एक बार खुद से पूरा ट्राई कर लो। इन एशियंट सिविलाइजेशन, कह रहा है कि प्राचीन सिविलाइजेशंस में कैट्स वर कंसीडर्ड सैक्रेड, कैट को बहुत ही ज़्यादा शुद्ध माना जाता था, एंड वर क्लोजली एसोसिएटेड विद पावरफुल फीमेल डेटीज, और वो जो फीमेल देवता होती थी उनसे बहुत ज़्यादा इसको जोड़कर देखा जाता था। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के रूप में एशियंट इजिप्टियंस वर्शिप बेस्टेट, जो एशियन इजिप्टियन हुआ करते थे वो बेस्टेट को पूजा करते थे, जो कि एक हाफ कैट और हाफ ह्यूमन थी, गॉडेस थी, रिप्रेजेंटिंग डोमेस्टिसिटी, फर्टिलिटी और चाइल्ड बर्थ, वो फर्टिलिटी, डोमेस्टिसिटी और चाइल्ड बर्थ को एक तरीके से रिप्रेजेंट करती थी। ठीक है, हाउएवर, हालांकि सेंचुरीज लेटर, 10 सालों बाद, 100 साल बाद, दिस रेवर्ड, रेवर्ड मतलब सम्मान वाला, ये जो सम्मान वाला स्टेटस था वो बहुत बुरी तरीके से चेंज हुआ, एज कैट्स बिकम इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड टू विच क्राफ्ट एंड डार्क मैजिक, क्योंकि जो कैट्स थी अब उनको एक तरीके से भूत प्रेत से, चुड़ैलों से जोड़कर देखे जाने लगा, डार्क मैजिक, काला जादू से जोड़कर देखे जाने लगा। कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, दे वर टर्न इनटू सिंबल्स ऑफ द सपोजिटली डेंजरस अनरूली वुमेन हु ऑफन लिव्ड अलोन आउटसाइड सोसाइटल नॉर्म्स। कह रहा है कि परिणाम स्वरूप इन कैट्स को एक तरीके से खतरे के रूप में देखा जाने लगा, और एक ऐसी वुमेन जो समाज के रूल से बाहर रहकर रहती है, अपना जीवन यापन करती है, उस तरीके से इस कैट की एक सिंबल को देखा जाने लगा। बाय द लेट 19th सेंचुरी दिस स्टीरियोटाइप इवॉल्व फर्दर, कह रहा है कि 19 शताब्दी के लास्ट तक ये जो स्टीरियोटाइप सोच थी वो और ज़्यादा बढ़ी, विद वुमेन डिवोटेड टू फेलनेस बीइंग इंक्रीजिंगली पोर्ट्रेड एज एसेंट्रिक और अनस्टेबल, कि जिन औरतों को इन बिल्लियों से थोड़ा सा लगाव था उनको एक तरीके से अनस्टेबल वुमेन की तरह देखा जाने लगा, ये देखा जाने लगा कि ये बहुत ही अजीब है, थोड़ी सनकी है, या फिर मानसिक रूप से अस्थिर है। ठीक है, दिस एंड्यूरिंग कैरिकेचर ऑफ द क्रेजी कैट लेडी रिमेन्स रिमार्केबली ड्यूरेबल इन पॉपुलर कल्चर इवन टुडे। और कह रहा है कि ये जो रूढ़वादी एक तरीके से इमेज थी, इंड्यूरिंग कैरिकेचर था क्रेजी कैट लेडी का, वो आज के समय में भी है, मतलब आज के माहौल पर भी ये देखने को मिल जाता है। क्या होना चाहिए S1 के बाद, देखो S1 के बाद हमको ये दिख रहा है कि यहाँ पे उसने बात करी कि ये जो कैट है पहले बहुत सीक्रेट थी, तुरंत उसने उदाहरण दिया कि एशियंट इजिप्टियन जो है वो बेस्टैट की पूजा करते थे, क्योंकि वो आधी कैट थी और आधी ह्यूमन थी। ठीक है, तो P से स्टार्ट कर सकते हैं। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे तुरंत एक कंट्रास्ट आया, हालांकि आज सेंचुरीज लेटर, मतलब 100 सालों के बाद, हजारों सालों के बाद, ये जो स्ट्रेवर्ड सम्मान का स्टेटस था वो बहुत तेज़ी से चेंज हो गया, और जो कैट थी उनको एक तरीके से काला जादू और चुड़ैल के रूप में देखा जाने लगा। ठीक है, अब क्यू के बाद आर को देखो, कह रहा है परिणाम स्वरूप दे वर टर्न इनटू सिंबल्स ऑफ द सपोजिटली डेंजरस, कि उनको एक खतरे के रूप में देखा जाने लगा, और एक ऐसी बेकाबू औरत की तरीके से मतलब देखा जाने लगा उसको, कि जो अकेले रहना पसंद करती है समाज से दूर। ठीक है, अब कह रहा है कि यही जो सोच थी, स्टीरियोटाइप सोच थी, वो और ज़्यादा आगे बढ़ गई, और जो वुमेन बिल्लियों से थोड़ा लगाव रखती थी उनको एक तरीके से अनस्टेबल रूप से देखा जाने लगा कि ये समाज में अस्थिर है। PQRS। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा, A, PQRS। तो A इज करेक्ट। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।
ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी। वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।